चलिए, आज का जो पहला सवाल है वो अभी हम लोग जो है पॉलिटी सेक्शन करेंगे। और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग का हो जाए। और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 9th 10th के लिए बैठे हैं, चाहे 11th 12th के लिए या 1 to 5 के लिए हो। ठीक है, सबके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका 1 से लेके 12 तक के लिए काम आएगा, सब लोग को काम आएगा पॉलिटी का, इसलिए सब लोग इस क्लास में जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और यही सब सारे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको जो है सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी थी? और ये मुख्यमंत्री बनती हैं महिला के रूप में, और वो कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी थी। और जो है किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो वो है उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी जो है। और आपको पता होगा कि किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी आपकी सुचेता कृपलानी ही थे। ठीक है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसी भी राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी है वो उनका नाम है आपका सुचेता कृपलानी। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम, ये देखिए आपके मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, रविशंकर शुक्ल। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए थ्रोली हम लोग देखते जाते हैं। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक, ठीक है, किसी भी राज्य में सर्वाधिक समय तक जो रहने वाले कौन व्यक्ति हैं 2019 तक में जो है? तो ये पवन चामलिंग है। ठीक है, पवन चामलिंग जो है ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है, पवन चामलिंग याद रखना है आपको। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? आज तक जो है वहां पे महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो वो है महाराष्ट्र। आज तक कभी वहां पे महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 164, 166, 167। तो जो मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य हैं वो आपका अनुच्छेद 167 है, जिसमें कि मुख्यमंत्री से संबंधित जो कार्य है उसका किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्य को जो परिभाषित अनुच्छेद 167 में किया गया, 167। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? ठीक है, अब देखिए विधानमंडल में आपको हमने बताया था एक विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद, जो कि उच्च सदन होता है राज्य का। एक होता है विधानसभा, जो कि निम्न सदन होता है। और एक होता है आपका राज्यपाल। यही तीनों मिलके ही विधानमंडल के पार्ट हुए। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो इसमें से आपका क्या होगा? मुख्यमंत्री होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल ही होते हैं, जो कि विधानमंडल के अंग होते हैं, भाग होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस तेजी से आप लोग बनाते जाइए। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो केरल के मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनका नाम था EMS नमुंद्रीपाद। क्या नाम था? EMS नमुंद्रीपाद। ये सब पूछेगा नहीं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री का तो है ही, उप प्रधानमंत्री का कहीं उल्लेख नहीं है। भारतीय संवैधानिक पोस्ट नहीं है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, लेकिन ये पोस्ट का चर्चा कहीं पर भी संवैधानिक भारतीय संविधान में नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी तुरंत हमने बताया कि जो भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? सरदार पटेल तो रहे ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कौन कौन सा ऑप्शन है? देखिए सरदार पटेल हो गया, उसके बाद आपका हो गया चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये भी रहे। BD जत्ती जो है ये कभी भी आपके उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। निम्न प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता ही है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। और प्रधानमंत्री, देखिए ये प्रधानमंत्री कोई भी बनते हैं तो वो MP होते हैं। ठीक है, MP या जो भी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, संसद के सदस्य होना चाहिए। उसी में से जो बहुमत दल का पार्टी होता है उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं, उसी के मंत्री होते हैं जिसका बहुमत होता है जिस पार्टी का। ठीक है, तो
प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है। और जब वो लोकसभा में जो पार्टी का बहुमत होता है, तो उसमें जो मेन मंत्री होते हैं, जिसको कि सारे समर्थन देते हैं, तो उनको यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे देता है। प्रधानमंत्री किसको नियुक्ति दे देता है? तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको जानकारी है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? संसद के सदस्य नहीं, ये तो गलत है। संसद के सदस्य तो होने ही चाहिए, ऐसे होना चाहिए वो लोकसभा के, आमतौर पे वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। लेकिन कई बार अगर लोकसभा के सदस्य नहीं है तो राज्यसभा को भी बनाया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह कभी लोकसभा से चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद जो है आपके जो इंदिरा गांधी थी वो भी राज्यसभा से जीत करके जाती थी। तो ऐसे आपका आमतौर पे प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीजें आमतौर पे बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। हाँ, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता, उस सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का। तो यहाँ पे किसका होना चाहिए? निम्न सदन में जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे आपका कौन बनता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि निम्न सदन ही जनता का सदन होता है, क्योंकि लोकसभा लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। और इसी का जो बहुमत दल का जो नेता होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता से चुन करके जाते हैं, जनता डायरेक्ट यहाँ भेजती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो चुन करके जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न सदन में बहुमत दल के ही जो व्यक्ति होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री, उन्हीं में से किन्हीं को चुना जाता है। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक समझने में आप लोग को। चलिए, बस आप लोग आंसर देते जाइए। चलिए, संघीय बैठक जो होता है मंत्रिमंडल की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होगा जो संघीय मंत्रिमंडल होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। जो भी संघीय बैठक होगा, जो भी मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का, तो उसकी अध्यक्षता यहाँ पे प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपको हमने बताया था, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अभी तक भी जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, जो लोग बाहर जो भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अभी भी टाइम है। उसमें हमने आपको 20 टेस्ट 15 टेस्ट हमने 1 to 5 का करवा दिया है। अगर अभी भी आप जुड़कर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मात्र 599 में आपको पूरा जो है क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आपके 10 जो है आपका एसएसटी का जो है 10+2 तक का जो भी है वो टेस्ट करवाए जाएंगे, 9, 10, 11, 12 का। और बाद बाकी जो है वो आपके 1 to 5 के 15 टेस्ट करवाए जाएंगे, विथ पीडीएफ, विथ वीडियो लेक्चर, सारा कुछ उसमें अवेलेबल है। तो अभी भी टाइम है, 20-25 दिन है, जो भी बचे हैं टाइम, तो उसको आप देख करके भी हाँ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ने का अगर इच्छा है तो अभी भी जुड़ जाइए। कोई लाख लुक फीस है नहीं, मात्र 599 में ही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब बताइए, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनता है? बिल्कुल नहीं। राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो यहाँ पे कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो आपको पता ही है, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री चैप्टर का है ये। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, उस सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, जब अविश्वास की स्थिति होगी सरकार गिरने की, तो वो अपना पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो वो अपना जो है वोट वहां पर नहीं दे पाते हैं। उस सदन के होंगे तो उस स्थिति में वो वोट नहीं दे पाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, किस प्रधानमंत्री ने? तो वो इंदिरा गांधी ने संभाला था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा किसको? जिसमें कि कांग्रेस ने अपना समर्थन ले लिया था, तो वो कौन नेता थे जिसको कि यहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ गया था? ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, ये सभी हैं जिनको कि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेकर के जो है इनको त्यागपत्र देना पड़ गया। तो इसमें ये सभी मंत्री हैं
प्रधानमंत्री हैं जिनको कि कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने के बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था, यानी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे और वहां पर घर से ही यहाँ पर त्यागपत्र भेज दिया था, तो वो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक आपको पता ही है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास ही, लेकिन संवैधानिक प्रधान जो होता है कार्यपालिका की शक्ति संवैधानिक रूप से किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया, संवैधानिक रूप से दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो वो सारी शक्ति का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्ष के दौरान जो है 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। अब जाकर के जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी स्थिर हुई है, नहीं तो पहले उतनी बहुमत नहीं होती थी तो सरकार गिर जाता था। वर्ष 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी बनी थी और आपातकाल की स्थिति थी उस दरमियान ही नहीं। तो ये तो बहुत फेमस घटना है, तो ये तो आपको याद ही होगा, उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वही क्वेश्चन ये हो गया, वही क्वेश्चन हो गया। और विश्वास की परिस्थिति में वो मत नहीं दे पाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो कहाँ की जा सकती है? उस सदन के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के, तो उपयुक्त में से कोई जगह पे इनके बारे में नहीं बहस किया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से, ठीक है, दूसरे में स्थानांतरित करने का, तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है, जिसमें कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरण दे सकते हैं, करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति अपनी ओर से हटा सकता है न्यायाधीशों को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर रही बात सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसको कोई नहीं हटा सकता, उसको जो है महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार और समर्थता, तो दोनों के आधार पर यहाँ पे हटाया जा सकता है। ठीक है, या तो कदाचार में वो लिप्त हो गया या असमर्थ है, तो उस स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब देखिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, कितने बार पूछा कहना मुश्किल है। तो उच्च न्यायालय का 62 वर्ष आयु होता है और आपका उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय का कितना होता है? 65, तो ज्यादा वाला है जो बड़ा है उच्चतम है। देखिए कई लोग उच्चतम और उच्च में कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्चतम मतलब हो गया आपका, उच्चतम मतलब हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, और उच्च मतलब हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, तो उच्चतम के लिए 65 वर्ष चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है, और राज्य का जो न्यायालय है उच्च न्यायालय उसको उसके लिए क्या चाहिए? 62 वर्ष चाहिए। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है तो उच्च न्यायालय, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 62। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पे भारित होते हैं? तो आपको पता होगा यह जो दिया जाता है वो खास करके जो राज्य का सिंचित निधि होता है या केंद्र का जो सिंचित निधि होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और राज्य का जो सिंचित निधि होता है उससे राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है उसका दिया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश की आयु कब तक पद पे बने रह सकते हैं? तो अभी हमने बताया था उच्च न्यायालय का जो है वो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय का कितने वर्ष तक है? 62 वर्ष तक। तो ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा, इसका मतलब है कि आपका ये सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तेजी से हम कवर करा रहे, बाद बाकी आप लोग को पता है ही, हमने थ्योरी में सारा कुछ करा रखा ही है, बस आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। अगर जो भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत होगा वो आप जब सुने रहिएगा तो आप आसानी से वहां बना लीजिएगा। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो भारत के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो महिला थी उनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था?
तो लीला सेठ नाम था, ठीक है। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का तो अपना है ही, गुवाहाटी, दिल्ली, ये सब का तो है। गुवाहाटी जो है असम का भी है, उसके बाद आपका कलकत्ता का भी है, ठीक है। तो गुवाहाटी कई जो है राज्यों का है उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त विषय में सही है, ठीक है। तो देखिए, अपने से नीचे में तो वो नहीं जा सकता, लेकिन अपने से ऊपर में वो जा सकता है, ठीक है। तो वो ये सही है। वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत बिल्कुल नहीं, उच्च न्यायालय में तो जाएगा ही नहीं। वो भारत किसी अदालत में, हाँ किसी अदालत में भी नहीं करेगा। वो केवल और केवल जा सकता है तो अपने से ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जाके वकालत कर सकता है। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो कहीं नहीं जा सकता है। वो किसी मतलब जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कहीं पे भी आपका जो है वकालत या कहीं कुछ में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का है इसीलिए। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है वो असंवैधानिक है, ठीक है। तो ये बात किसने कहा था? तो केरल उच्च न्यायालय ने बोला था कि जो बंदी किया जाता है पूरा जो, वो आपका एक प्रकार का असंवैधानिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र जो त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो इसको हटाने का भी पावर राष्ट्रपति को है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही ये देता है, ठीक है। उच्च न्यायालय भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। चलित न्यायालय मतलब आपका मोटर व्हीकल पे या कोई भी वाहन पे चलित न्यायालय का कॉन्सेप्ट आया है। तो किनका? तो ये जो था ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है ये एक कह सकते हैं ड्रीम 2020 का, विजन 2020 करके कोई एक बुक है इनके द्वारा लिखा गया, शायद मुझे जहाँ तक की याद है। तो उसमें इन्होंने चलित न्यायालय का भी जो है कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही है जो है चलित न्यायालय, ठीक है। मोबाइल जो भी कह सकते हैं कि न्यायिक की बात हो, चलता फिरता न्यायालय, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा हो तो वहां जा करके सॉल्व हो जाए, घूमते रहे उस तरह का। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने, ठीक है। तो उनका नाम है आपका HR खन्ना। न्यायाधीश HR खन्ना ने यह बात कहा है कि जो भी उच्च न्यायालय के जो 1/3 न्यायाधीश होने चाहिए वो दूसरे राज्य के होने चाहिए। उनका नाम है HR खन्ना। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अगर कोई निर्णय देता है, जैसे आपका हाईकोर्ट निर्णय देता है, तो वो जो है किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो एक सर्वोच्च न्यायालय ही परिवर्तित कर सकता है। ये सब बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है आज, फिर बारिश हो नहीं रही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम जो है अगर आप किसी भी जिला न्यायालय जो होता है उसमें अगर 10 वर्ष तक वकालत किए हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं आप। या फिर किसी न्यायालय में आप जज रह चुके हैं तो उस स्थिति में 5 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर 10 वर्ष होगा। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जो दिल्ली उच्च न्यायालय की थी? तो यही तो थी जो पहली उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी है, लीला सेठ। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो जो दोनों के अधिकार, तो आपको जब हम मौलिक अधिकार बताए थे तो उस समय बताया था हमने कि जो मौलिक अधिकारिता का जो संरक्षण की बात करता है वो आपका राज्य भी देता है, यानी राज्य का हाईकोर्ट भी देता है, आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण की बात करता है, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, तो उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है, वो है मौलिक अधिकार का संरक्षण। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। ये सब हमने आपको अच्छे से डीपली बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक नहीं पढ़े तो जाके कंटेंट में सारा वीडियो देखिए, कंटेंट में सारा कुछ पॉलिटी सेक्शन में डाला हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है?
तो स्वाभाविक सी बात है, उच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय के ही मुख्य न्यायाधीश से करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करेगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करता है, क्योंकि उसी वही सीनियर होते हैं वहाँ के, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो अभी तुरंत हमने बताया था, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी, अच्छा न्यायाधीश बोल रहा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आपका जो है, हाँ, ये राष्ट्रपति ही करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए, दो या दो से अधिक राज्यों या संघ के प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ये तो नियम है ही। तो ये इसके संसद द्वारा कानून बना करके ऐसा किया जा सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही आपका उच्च न्यायालय हो। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो आपको पता होगा केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे, कोची, एर्नाकुलम, तो एर्नाकुलम में है। ठीक है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो एर्नाकुलम में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जबलपुर में। कहाँ पे है, जबलपुर में। कहाँ पे है मध्य प्रदेश का, तो जबलपुर में है। छत्तीसगढ़ का है तो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ का है, बताइए छत्तीसगढ़ का कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ का आपका हो जाएगा बिलासपुर में। कहाँ पे है, तो बिलासपुर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसी एक का क्षेत्राधिकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसका होगा, आपको पता ही होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किधर, तो आपको हमने बताया था कि भारत का मैप बना करके। ठीक है, जैसे ये भारत है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने बोला था इस साइड पड़ता है, यहाँ पे ये सब। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कलकत्ता है, तो कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता ही जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय में के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, कलकत्ता का अपना है, बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। और गुवाहाटी जो है असम का है, और भी कई मतलब क्षेत्र का है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कोलकाता का, मद्रास का और मुंबई का उच्च न्यायालय जो है आपको पता होगा, और ये आपके आज़ादी से पहले ही स्थापित किए जा चुके थे, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, तो ये आपको स्थापित किए गए थे। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, ठीक है, साझा उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है, तो आपका जो गोवा का जो उच्च न्यायालय है वो महाराष्ट्र में ही है, तो ये दोनों, ये सब का तो अलग अलग है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का भी अलग है, मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी अलग है, लेकिन गोवा और महाराष्ट्र का जो है एक ही जगह है, मुंबई में। पटना उच्च न्यायालय ये आती है 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी डेट भी कई बार पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस एकदम मैराथन है, तेजी से बस बनाते जाइए, सुनते जाइए, अब ज्यादा सोचने की बात नहीं है, अब उतना टाइम नहीं है सोचने समझने का, बस आप रटते रहिए, पढ़ते रहिए, जो समझाना था हमने समझा दिया। बस अब आपको क्या करना है, अच्छे से बस इसको देखते रहना है, सुनते रहना है बस। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्य के मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, आपको हमने बताया था एनडीसी के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होंगे, लेकिन राज्यपाल वहां पे विकास परिषद में इनका कोई भूमिका नहीं होता, इसलिए राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करना, और वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं होना, ये सुनिश्चित करना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का यही उद्देश्य होता है। ठीक है, वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग जो है अस्थायी निकाय है, वार्षिक निकाय है, पंचवार्षिक निकाय है। तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पे किया जाता है, तो ये पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है, पंचवार्षिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है, तो एक सी बात है, वित्त आयोग का जो निर्माण जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछेगा कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 280, 280। ठीक है, 280 है, वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है,
वित्त आयोग का गठन कितने अभी अभी हमने बोला 5 वर्ष के लिए, क्योंकि ये पंचवर्षीय है। ठीक है, भारत के वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। बिल्कुल, यही मेन काम होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो है राजस्व का जो है वितरण करना, मेन रूप से इनका यही काम होता है। ठीक है, तो भारत में संघीय वित्त संबंध किससे रखता है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच के वित्त से संबंधित होता है। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्त होता है, जो भी इनकम होता है देश को, वो राज्यों के बीच में बढ़ता है, उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन। ठीक है, आयकर विभाजन, उसके बाद है उत्पाद शुल्क का विभाजन, ये तो है ही, व्यापार कर का विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन रूप से आपका वित्त आयोग का कार्य है, जितना भी इनकम टैक्स हुआ वो आपको विभाजित कर देगा। इनकम टैक्स, जितना भी उत्पाद शुल्क जमा हुआ, जीएसटी वगैरह, उसको बांट देगा। व्यापार कर का विभाजन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये व्यापार कर का विभाजन नहीं करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये अति महत्वपूर्ण है। प्रथम वित्त आयोग के कौन थे? तो केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो अभी चैप्टर ही चल रहा है वित्त आयोग, मारिए वित्त आयोग। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे का संबंध में कौन राय देगा? तो वित्त आयोग। कौन देगा? तो वित्त आयोग। सारा कैंसर वित्त आयोग। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, तो प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, प्रशासनिक सेवा जो है आईएएस तो है ही, आईपीएस भी है, लेकिन फॉरेन सर्विस जो है ये आपका अखिल भारतीय सेवा में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया किसके द्वारा? ठीक है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किनके द्वारा? कौन अंग्रेज गवर्नर के द्वारा किया गया है? तो उनका नाम है लॉर्ड लिटन। इसके द्वारा किया गया भारतीय सेवाओं का, जो सिविल सेवा है उसका भारतीयकरण, तो लॉर्ड लिटन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे। जो अध्यक्ष, जनरली आप देखेंगे कि जो बनाता है, जो चुनता है, उसी को त्यागपत्र भी दिया जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा, भारत में पहली बार जो भारत में लोक सेवा का गठन हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित, यूपीएससी से, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। ठीक है, इसका राज्य लोक सेवा से कोई लेना देना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सही है। निरीक्षण का कार्य इसका नहीं है, यूपीएससी का कार्य नहीं है कि बीपीएससी का निरीक्षण करे। ठीक है, तो इसका कोई कार्य नहीं होता कि राज्य स्तर का लोक सेवा जो है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस, संघ लोक सेवा आयोग का कोई टास्क नहीं है कि वो राज्य के लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करे। तो ये आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, पक्षपात। तो देखिए, ये सब इसकी विशेषता नहीं मानी जा सकती है। राजनीतिक कार्यकारी संबंध ये भी नहीं। तटस्थता एवं निष्पक्षता, देखिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको तटस्थता रहता है और निष्पक्ष रूप से उनको काम करना होता है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जा करके नहीं करना होता। लेकिन आए दिन आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी श्रेणियां का प्रावधान किया गया? प्रशासनिक, राजस्व सेवाएं, प्रशासनिक, रेलवे, पुलिस सेवाएं, अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं। ठीक है, तो राज्य का तो सेवा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है मेन रूप से, तो यहाँ पे अखिल, अच्छा अच्छा, एक तो अखिल भारतीय स्तर की सेवा हो गया, केंद्र स्तर की सेवा हो गया, एक राज्य सेवा हो गया, या जैसे आपका डीएम। भारतीय संविधान सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान? हाँ बिल्कुल, तो यही होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व सेवा, प्रशासनिक, रेलवे, पुलिस सेवाएं। अखिल भारतीय स्तर पे एक होता है, केंद्र स्तर पे,
राज सेवाएं राज्य के अंदर जाके करते, तो यही होगा। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर की गई थी? ये अति महत्वपूर्ण, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पे किया गया था? तो संथानम समिति के सिफारिश से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं होता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री उसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उसके सदस्य नहीं होते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संतुष्टि की? लोकपाल का नाम आपने सुना होगा, लोकपाल बिल के लिए जो है केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये सब बहुत 2010-11 में बहुत ज़्यादा दिल्ली में आपने देखा होगा। ठीक है, तो लोकायुक्त लोकपाल के लिए, तो लोकपाल क्या है कि कोई भी केस है वो किसी भी मंत्री पे या बड़े अधिकारी पे हो सकता है। ठीक है, तो पारदर्शिता के लिए है, ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए है। तो निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संतुष्टि की थी? किसने कहा था कि लोकपाल होना चाहिए? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने बोला था कि लोकपाल होना चाहिए। ठीक है, जो कि किसी भी मंत्री हो, चाहे कोई भी विभाग का मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सब पे जो है, या कोई भी IAS IPS है, उस पे भी जो है केस हो सके और उसको भी जो है भ्रष्टाचार पे उस पर जो है लगाम लगाया जा सके। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आपको पता ही होगा, 1952 में NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जब हमने योजना आयोग को इकोनॉमिक्स में बताया था उसी दिन पढ़ाया था ये सब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? मतलब राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए ये परिषद बनाया गया था 1961 ईस्वी में। कब बनाया गया था? तो 1961 ईस्वी में। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन, पूर्वोत्तर जो भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, जैसे अभी आप देख ही रहोगे मणिपुर हो गया, जो भी अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, तो पूर्वोत्तर परिषद का जो पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? जो पूर्वोत्तर परिषद यानी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसके पदेन जो होते हैं वो केंद्र के जो गृह मंत्री होते हैं वही यहाँ पे पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में पहला परिसीमन आयोग का काम ही होता है सीमा निर्धारण करना। कब किया गया था? पहला, ठीक है, भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये परिसीमन जो पहला किया गया था वो 1952 में किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? तो उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। अध्यक्ष पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, लेकिन उपाध्यक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का? अरविंद पनगड़िया। राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है, किस प्रकार की संस्था है? तो एक प्रकार का जो राज्य का भी जो वित्त आयोग है वो संवैधानिक संस्थान, और संवैधानिक नहीं होता, वित्त आयोग जो भी होते हैं वो संवैधानिक संस्था होता है। वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद प्रतिष्ठान किस समिति के? अंतरराज्यीय परिषद होता है कि दो राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो उसको मेंटेन करना। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद जो है इसका निर्माण जो किया गया था वो मुंगेरी लाल आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन संसदीय कानून द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पे नहीं, ये संवैधानिक प्रावधान द्वारा ही होता है। अंतरराज्यीय जो परिषद होते हैं उसका निर्माण जो है संवैधानिक प्रावधान द्वारा ही किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग आपको पता होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जिसके तहत आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषद यह स्थापित की गई थी? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो ये सब डायरेक्ट आपको याद करना होगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा। तो संसदीय कानून के द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको पता ही होगा, जो प्रथम विधि अधिकारी हमने बताया था, संघीय विधि मंत्री बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, भारत के महान न्यायवादी। क्या हो जाएगा? भारत के महान न्यायवादी, यही क्या होते हैं? विधिक अधिकारी होते हैं। जब भी कोई मामला होगा तो यही जो है सरकार की तरफ से अपना वकालत करने पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में। भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसकी जो नियुक्ति होती है उसका जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, तो ये आपको बस महान्यायवादी मारते जाइए, अटॉर्नी जनरल जो भी कानूनी विषय पर जो विमर्श देगा, अगर आप सरकार पे केस करते हैं तो उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल ही जो है वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का, तो ये वही व्यक्ति होते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे संसद को संबोधित कर सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी आया है। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है, तो ये महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ये आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं दे सकता, तो वही बात है अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदन, बस वही क्वेश्चन, अन्य कार्यवाही सम्मिलित होने तथा किसी भी सदस्य होने का अधिकार है परंतु तो वही चीज है, भारत के क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है कई बार। एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो है भारत का महान्यायवादी। सेम ही क्वेश्चन को जो है विभिन्न विभिन्न भाषा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर, आप देखिए वही कहानी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन कई बार पूछे गए, अति महत्वपूर्ण है, बस क्वेश्चन को ही घुमाया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण कर सकता है, तो इसमें से आपको खोजना है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा तक, तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो आपके प्रधान ये जो राष्ट्रपति होते हैं उनके इच्छा तक ही, प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है उनकी इच्छा तक। ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकार, बस वही क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे बस एक ही है कि वो भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता है, और जो विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार के वो महान्यायवादी होते हैं और राज्य सरकार का महाधिवक्ता होते हैं। बस ये आप लोग याद रखिएगा, काम बन जाएगा। सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी संसद, फिर वही क्वेश्चन महान्यायवादी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन जो है आपको तेजी से कवर करवाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को